हेलो एंड वेलकम टू अवर एमसीक्यू सेशन जहाँ आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 1 के पहले टॉपिक को, जो कि है एमपी हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का इतिहास। और उसमें भी हम प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की। यहाँ पर जो हम एमसीक्यू करेंगे उसके साथ उनका डिस्कशन भी लेंगे और उस एमसीक्यू के जरिए उस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ढेर सारे फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और जो पहला क्वेश्चन है ये है आपकी स्क्रीन पर। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलियोलिथिक साइट? इनमें से कौन पुरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, पूछा है। ठीक है। ऑप्शन ए आदमगढ़, बी नाहरगढ़, सी हथनौरा, डी देवाक्षर। इससे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आदमगढ़। आदमगढ़ जो है वो मीजोलिथिक साइट है, माने मध्य पाषाणकालिक स्थल है। मध्य पाषाणकालिक स्थल है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1964 में आर बी जोशी जी ने इस जगह की खोज की थी। और ये जगह है कहाँ पर? ये नर्मदापुरम या होशंगाबाद में स्थित है। पुराना नाम होशंगाबाद, नया नाम नर्मदापुरम। अब ये होशंगाबाद में आरबी जोशी को यहाँ पर 25,000 माइक्रोलिथ मिले थे। माइक्रोलिथ माने लघु पाषाण उपकरण। आप फोटो भी देख सकते हैं। इस प्रकार के कुछ थे जो कि उनको वहां पर मिले थे। ठीक है। तो ये हमारी कैसी है आदमगढ़? ये हमारी मीजोलिथिक साइट है। अब हमारे यहाँ पेलियोलिथिक साइट कौन कौन सी है मध्य प्रदेश में, उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, मैप पे बना लेते हैं। तो याद रखिएगा जितनी भी पेलियोलिथिक साइट है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है, वो मुख्य नदियों के किनारे मिलेंगे आपको। जैसे ये होगी नर्मदा, यहाँ से निकली हमारी चंबल, उसके अलावा बेतवा और सोन नदी। इन क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र में ही हमें क्या मिलेंगे? पुरा पाषाणकालीन स्थल मिलेंगे। जैसे अपने ऑप्शंस देखते हैं, तो पहला है नाहरगढ़। नाहरगढ़ और मंदसौर, ये मंदसौर जिले में दो स्थान है। तो नाहरगढ़ यहाँ पर मार्क कर लेते हैं अपन। ये मैपिंग आ गई, नाहरगढ़ और मंदसौर ये दोनों कहाँ पर है? मंदसौर जिले में मिले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है हथनौरा। हथनौरा तो है ही बड़ी फेमस जगह, जो कि कहाँ पर है? सीहोर में स्थित है। कहाँ पर है? ये हो गया हमारा सीहोर। सीहोर में आ गई हथनौरा। और जैसे ही आपको हथनौरा आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अरुण सोनाकिया जी का नाम, जिनको 1982 में हथनौरा से एक मानव खोपड़ी मिली थी। तो यहाँ पर खोपड़ी का डायग्राम बना लेते तो आपको वो याद भी हो जाएगा, खतरनाक वाली खोपड़ी। ठीक है। हथनौरा यहाँ से हमको सीहोर के पास से मिल गया। अब अगला जो है वो क्षेत्र है हमारे पास देवाक्षर। देवाक्षर कहाँ पर है? ये दरअसल नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर में दो जगह हैं, एक है देवाक्षर और दूसरी है बरमान घाट। बरमान घाट का मेला भी आपने पढ़ा होगा। बरमान घाट का मेला वहीं गाडरवारा नरसिंहपुर में लगता है। तो ये दोनों क्षेत्र भी कहाँ पर है? ये पेलियोलिथिक साइट है। कहाँ पर? नरसिंहपुर जिले में आ जाते हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट हमारे, क्या देखो मैपिंग में हमने कवर कर लिए पेलियोलिथिक साइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालकोलिथिक साइट इन एमपी इज, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए क्या था? बी डांगवाड़ा, सी खेड़ी नामा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है। इसको भी एक बार जल्दी से क्या कर लेते हैं, मैपिंग में कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या है। तो चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण, मतलब कॉपर से बने हुए वहां पर इक्विपमेंट्स पाए गए थे। कौन कौन से क्षेत्र है मध्य प्रदेश में? तो ये जो सभी क्षेत्र हैं, इनके अलावा और भी क्षेत्र हैं, उनको मैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उज्जैन में। उज्जैन में हमें दो स्थल मिलेंगे। एक है कायथा, एक है कायथा और दूसरा है डांगवाड़ा। डांगवाड़ा। कायथा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोला जाता है मध्य प्रदेश का पहला फर्स्ट चालकोलिथिक साइट, पहला ताम्रकालीन स्थल है हमारे का, फर्स्ट चालकोलिथिक साइट है। और 1964 में वाकणकर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ब्राउन स्लिप्ड वेयर, यदि आपसे ये पूछता है कि ब्राउन स्लिप्ड वेयर कहाँ पर पाए गए थे, तो इसका जवाब भी क्या निकल के आ जाएगा? कायथा। कायथा में पाए गए थे। तो ये दो हमारे क्षेत्र कहाँ से हो गए? उज्जैन से हो गए। अगला ऑप्शन देखिए क्या? खेड़ी नामा। खेड़ी नामा फिर से कहाँ पे चले जाएंगे हम? नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? खेड़ी नामा मिल गया। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र है? तो एक और है हमारे पास खरगोन में नवदा टोली। ये भी क्या है? हमारी चालकोलिथिक साइट है, नवदा टोली। मैपिंग अगर आप भी साथ में कर लेंगे तो बहुत अच्छा। साथ ही में देखो मैप पे देखने में कितना इजीली याद और जल्दी याद हो जाता है। और फिर हमारे पास है आवरा। आवरा कहाँ पर है? मंदसौर में। ये आवरा भी मार्क कर लिया। उसके अलावा सागर में हमारे पास क्या आ जाएगा? एरण।
तो देखिए ये सारी हमने साइट्स क्या कर ली, मार्क कर ली कहाँ पर, नक्शे में। तो देखिए कितना इजी पड़ता है और कितनी आसानी से याद हो जाती है। कहा था तो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज नोन बाय द नेम ऑफ कारुष देश? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कारुष देश के नाम से जाना जाता है? रीवा बघेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन बी निमाड़, सी मुरैना, डी उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रीवा या बघेलखंड। देखिए दरअसल वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्रों में एक पुत्र थे कारुशक, एक थे कारुशक। और कारुशक के द्वारा जो देश की स्थापना की गई थी उसको हम कारुष देश बोलते हैं। ठीक है, ये कारुष देश था का मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये रीवा, और ये रीवा के पास जो बघेलखंड क्षेत्र है, ऐसा मानते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये कारुष देश कहलाता था। दरअसल चेदी जो जनपद था वो ऐसे था, यहाँ पर चेदी जनपद, तो चेदी जनपद के दक्षिण में बोला जाता है कि कारुशक देश, यहाँ पर कारुशक के द्वारा कारुष देश की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रीवा बघेलखंड का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच विद देयर कैपिटल सिटीज? निम्न में से कौन सा उसकी राजधानी शहरों से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए अवंती उज्जैनी, बी आकर वेदिसनगर, सी चेरी शुक्तामती, या डी अनूप दमोह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनूप दमोह। अनूप की राजधानी माहेश्वर या महिष्मती थी। माहेश्मती, जय माहेश्मती, बाहुबली से भी याद कर सकते हैं, माहेश्मती या माहेश्वर जो थी। और जो दमोह वाला क्षेत्र था उसका पुराना नाम टुंडीकर था। क्या था? टुंडीकर, दमोह वाला जो क्षेत्र था। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अवंती, अवंती जो था वो पश्चिमी मालवा वाला क्षेत्र था, वेस्टर्न मालवा वाला रीजन था, जिसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैनी, बिल्कुल सही है। फिर आकर जो था वो वेदिस नगर। आकर क्या है? पूर्वी मालवा, मतलब ईस्टर्न मालवा वाला क्षेत्र था, जिसकी जो कैपिटल थी वो थी वेदिस नगर। वेदिस नगर या विदिशा भी कहते हैं इसको, है ना। विदिशा का पुराना नाम क्या था? वेदिस नगर। चेरी जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी शुक्तिमती। शुक्तिमती का एक और नाम है, अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो अगर आपसे पूछते तो आपसे बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं सोथिवती। सो आदत थी वती। ठीक है, सोतिवती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शुक्तिमती जो है वो केन का भी पुराना नाम है। ठीक है, तो सोतिवती यदि आपसे पूछते तो आप समझ जाइएगा शुक्तिमती यानी केन के आसपास वाला, जो केन नदी थी उसके आसपास वाला जो क्षेत्र था वो शुक्तिमती कहलाता था। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पुराने नाम हो गए। और यहाँ पर एक दो नाम, जैसे वत्स, वत्स जो था वो ग्वालियर का पुराना नाम है। तो वत्स अगर आपसे पूछते हैं किसका पुराना नाम था, तो ग्वालियर वाले क्षेत्र का पुराना नाम था। ठीक है, और दशाण अगर आपसे पूछते हैं तो दशाण का भी हो जाएगा विदिशा। दशाण विदिशा वाला जो क्षेत्र था, मालवा का कभी भाग हुआ करता था, कभी स्वतंत्र हो जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो उस समय एरण हुआ करती थी। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। काकनाड़ या काकनाड़ बांट जो है ये सांची का पुराना नाम है, और यहाँ से जो अभिलेख मिलता है इसमें राजा का आदेश है कि संघ में जो है बौद्धिस्ट संघ जो है, बुद्धिस्ट संघ, उनमें किसी प्रकार का भेद ना हो, किसी प्रकार की टूट ना हो। तो उसकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। आइए अब हम और अभिलेख देख लेते हैं कौन कौन से संबंधित है अशोक से। जैसे कि ऑप्शंस को लेते चलते हैं। जैसे सबसे पहला कहाँ पर है? गुर्जरा दतिया में, हम मैप में मार्क करते चलते हैं। ये हो गया हमारा गुर्जरा, कहाँ पर? दतिया में हो जाएगा। उसके अलावा सारो मारो और पान गुराड़िया ये सीहोर में हो जाएंगे। सारो मारो और पान गुराड़िया, पान गुराड़िया ये हमारे सीहोर के हो जाएंगे। ये दो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से शिलालेख मिले हैं और कौन कौन से स्तूप हैं। तो स्तूप से भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मौर्यकालीन, अशोक के समय के और मौर्यकालीन स्तूप कौन कौन से हैं उनको मैप मैप में एक बार मार्क कर लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा तुमेन का स्तूप, ये हो गया तुमेन का, यहाँ पर यानी अशोकनगर में आ जाएगा। अशोकनगर में हमारा आ गया तुमेन का। उसके अलावा सतना में भरहुत का आ जाएगा। तो ये हो गया अपना भरहुत का स्तूप, कहाँ पर? सतना में। रीवा में अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा देव कुठार का, देव कुठार का स्तूप रीवा में मिल जाएगा हमको। उसके अलावा यहाँ पे खरगोन से हमको अलग अलग स्तूपों की और जानकारी मिलती है। जैसे कसरावाड़, कसरावाद यहाँ पर एक मिल जाएगा। उसके अलावा महेश्वर का स्तूप और नवदा टोली,
ये तीनों कहाँ से मिल गए हमको? ये हमको खरगोन से मिल जाते हैं तीनों स्तूप। और उसके अलावा वैश्य टेकरी, उज्जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्य टेकरी कहाँ पर? उज्जैन वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली अगर हम बात करें तो सांची की, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं सांची के बारे में। सांची में तो चार बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है। सबसे पहला तो सांची का स्वयं का स्तूप है। उसके अलावा वहां पर सतधारा और सोनारी, ये साथ ही साथ के हैं, ये इंपॉर्टेंट स्तूप हो गए। और जो चौथा स्तूप है वो है अंधेर का स्तूप, वो है अंधेर का स्तूप। और ये सब बिल्कुल आसपास में स्तूप है। तो ये ब्लू कलर के जो पेन से हो गए वो हमारे सारे स्तूप हो गए, रेड कलर के पेन से हमने इंस्क्रिप्शन लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फेमस खाम बाबा कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए रायसेन, बी विदिशा, सी अशोकनगर, डी बैतूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विदिशा, है ना? ना रायसेन, ना अशोकनगर, ना बैतूल, इसका सही जवाब हो जाएगा विदिशा। दरअसल शुंग वंश के समय, शुंग वंश के 8वें शासक थे, जिनको भागवत या काशीपुत्र भागभद्र भी बोला जाता था। जो भागवत या भागभद्र जो थे, उनके समय एंटियलकेडस के राजदूत आए थे हीलियोडोरस। हीलियोडोरस हीलियोडोरस ने बेसनगर विदिशा में विष्णु जी को समर्पित एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था या स्थापित किया था। ये जो गरुड़ स्तंभ है, इसी को खंबा बाबा या खाम बाबा के रूप में पूजा जाता है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? हीलियोडोरस के द्वारा। और हीलियोडोरस के द्वारा कहां पर? बेसनगर विदिशा में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहन राजवंश के शीशे के सिक्के कहाँ पाए जाते हैं? द लेट कॉइन्स ऑफ सातवाहन डायनेस्टी आर फाउंड एट त्रिपुरी, देवास, ग्वालियर या विदिशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरी सही जवाब है। देखिए सातवाहन के सिक्के तो इन सभी क्षेत्रों में से पाए गए हैं, देवास से भी पाए गए हैं, ग्वालियर से भी, विदिशा के भी से भी। पर यदि हम बात करें लेड कॉइन्स की, शीशे के सिक्के, तो वो स्पेसिफिकली त्रिपुरी, त्रिपुरी यानी अभी मॉडर्न जबलपुर, है ना, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, यहाँ से पाए गए थे। अब आप यहाँ नक्शे में देख भी सकते हैं, सातवाहन डायनेस्टी का ये एक्सटेंट है पूरा का पूरा ये नक्शे से, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जो हिस्सा था वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच रीजन वॉज रूल्ड बाय बोधी डायनेस्टी? किस क्षेत्र पर बोधी वंश का शासन था? ऑप्शन ए त्रिपुरी, बी बालाघाट, सी सतना, डी पन्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरी। दरअसल दूसरी से तीसरी शताब्दी, तो थर्ड सेकेंड से थर्ड सेंचुरी में त्रिपुरी वाला जो क्षेत्र, त्रिपुरी फिर से हमारा क्या हो गया, ये जबलपुर वाला जो क्षेत्र था, वहां पर बोधी डायनेस्टी, बोधी वंश की स्थापना की गई थी। और इसके सिक्के भी जबलपुर के पास से मिले थे। इस वंश के हमको चार राजाओं के नाम पता चलते हैं, वो थे श्री बोधी, वासु बोधी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, श्री बोधी, वासु बोधी, वासु बोधी, चंद्र बोधी और शिव बोधी, और शिव बोधी, ये जो थे चारों के नाम हमको मिलते हैं। इनके जो सिक्के हैं वो दरअसल डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रह में संरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र पर बोधी वंश का शासन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन डू वी फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर्स? ये हमारा चला गया गुप्त काल का प्रश्न। ऑप्शन ए मंदसौर शिलालेख, बी सुपिया इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी सांची, और ऑप्शन डी तुमेन। तुमेन की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर दीजिएगा, तुमेन का जो है इंस्क्रिप्शन, वहां से हमें उसके बारे में पता चलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मंदसौर। ये एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आपसे ये बन जाना चाहिए था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, आप जल्दी से गुप्तकालीन जो है हम अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे, तो नक्शे में जल्दी से बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, ये मंदसौर वाला तो आ ही गया, तो मंदसौर का हो गया। मंदसौर से हमें क्या पता चल गया? मंदसौर से हमें पता चल गया किसके बारे में, कि यहाँ पर रेशम बुनकरों की जानकारी मिल गई। उसके बाद अगला कौन सा है? सुपिया। सुपिया अभिलेख हमको कहाँ से मिल जाएगा? ये रीवा, तो सुपिया मिलेगा हमको रीवा में, ये मिल गया सुपिया अभिलेख रीवा में।
ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर हमको गुप्तों की वंशावली के बारे में पता चलता है। गुप्तों की वंशावली के बारे में पता चलता है। वंशावली किसके नाम से चालू होती है? घटोत्कच के नाम से चालू होती है, इसी कारण से इसको घटोत्कच वंश भी बोला गया है। इस अभिलेख में हमको पता चलता है इसके बारे में। उसके अलावा अगला कौन सा? सांची शिलालेख। सांची जो शिलालेख है, ये हमको इसमें एक जानकारी मिलती है। रायसेन में पहले बना लेते हैं सांची वाला, ये आ गया सांची। और इसमें हमको जानकारी मिलती है हरि स्वामिनी के बारे में। हरि स्वामिनी ने हरि स्वामिनी ने दरअसल आर्य संघ को धन दान दिया था, तो उसका जो उल्लेख है हमको यहाँ पर सांची में देखने को मिलता है। उसके अलावा उदयगिरी भी है, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं अपन, उदयगिरी अभिलेख। ठीक है। उदयगिरी शिलालेख में हमको क्या मिलता है? इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा स्थान पर पार्श्वनाथ जी की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है उदयगिरी में। ठीक है, ये भी गुप्त काल है। उसके अलावा तुमेन, तुमेन का अभिलेख हमको मिल जाएगा कहाँ से? अशोकनगर से। तो ये है हमारा तुमेन का अभिलेख, अशोकनगर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है। इसमें हमें क्या पता चलता है? राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा तुमेन का है। ठीक है। ये कुमारगुप्त प्रथम से भी संबंधित शिलालेख है। ठीक है। और फाइनली हमारे पास आ जाता है सागर के पास ऐरण वाला। तो ऐरण से हमको दो चीज पता चलती है। सबसे पहला कि हूणों का आक्रमण हुआ था, और दूसरा सती के जो बारे में, सती प्रथा के बारे में इसी अभिलेख से हमें पता चलता है। ठीक है। ये सारे गुप्त के इंपॉर्टेंट क्या है? शिलालेख या अभिलेख हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजा ऐश्वर्य सेन ने किस क्षेत्र में अभीर राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, सी निमाड़ या डी मालवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निमाड़ का क्षेत्र। देखिए मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास नक्शा, और ये देखिए हमारे मध्य प्रदेश की आउटलाइन में मार्क कर देता हूँ। ये है हमारे मध्य प्रदेश की आउटलाइन जाती हुई, और ये देखिए ये वाला क्षेत्र, ये पीले से जो कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये हमारा निमाड़ का क्षेत्र हो जाएगा। इस क्षेत्र में किसका राज हुआ करता था? अभीर राजाओं का यहाँ पर राज हुआ करता था। दरअसल तीसरी शताब्दी, थर्ड सेंचुरी में इस अभीर डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। और ये जो क्षेत्र था जहां से वो राज करते थे, उसको अनूप प्रदेश बोलते थे। क्या बोलते थे? अनूप प्रदेश। ठीक है। ऐश्वर्य सेन यहाँ पर नाम लिख दिया, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी। अनूप प्रदेश माने निबाड़ से क्या किया करते थे? राज किया करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम वेयर आर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ परिव्राजक डायनेस्टी फाउंड? परिव्राजक राजवंशों के शिलालेख कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए खो, ऑप्शन बी जबलपुर, सी बैतुल या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। परिव्राजक डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो ऐसा बोलते हैं कि जो पन्ना के पास वाला जो क्षेत्र है, पन्ना के पास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से क्या करती थी? बुंदेल क्षेत्र पे ये राज किया करती थी परिव्राजक डायनेस्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो पी से पन्ना, पी से परिव्राजक डायनेस्टी, प से चालू होते, तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इनका समय क्या था, इनका काल क्या था? तो इनका टाइम पीरियड अगर बात की जाए तो 475 ईसवी से जो है, 475 से ई से चालू हो जाता है इनका कार्यकाल। अब इनके जो टोटल अभिलेख है, टोटल 8 अभिलेख हैं। और ये जो 8 अभिलेख हैं, उनकी जानकारी यहाँ से मिलती है। 8 अभिलेख, एक है खो, फिर है जबलपुर, फिर है बैतुल, उसके अलावा भूमरा और मझगवा, उसके अलावा भूमरा और मझगवा, इन क्षेत्रों से क्या मिलती है? उनकी जानकारी हमको मिलती है। इनके एक जो उल्लेखनीय शासक थे वो थे हस्तिन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कौन थे? हस्तिन। हस्तिन इनके बहुत प्रमुख राजाओं में से एक थे। याद रखिएगा, हस्तिन किससे संबंधित है? परिव्राजक डायनेस्टी से या राजवंश से संबंधित है। क्षेत्र समझ में आ गया? ये सतना पन्ना के आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है, और बैतुल तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौखारी वंश के किस राजा का ताम्र मुहर शिलालेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था? कॉपर सील इंस्क्रिप्शन ऑफ विच मौखारी डायनेस्टी किंग इज फाउंड फ्रॉम मध्य प्रदेश? शर्ववर्मा, हरिवर्मा, शिववर्मा या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शर्ववर्मा।
मौखारी राजवंश। मौखारी जो थे वो गुप्तोत्तर काल में थे, मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड में थे, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौखारी वंश जो है वो अस्तित्व में आया था, जहां पे कन्नौज जो थी उनकी राजधानी थी। छठी शताब्दी, 6th सेंचुरी से ये एग्जिस्टेंस में आए थे। और वहां से क्या हुआ था, इनका विस्तार होना चालू हुआ था और मध्य प्रदेश में ये आ गए थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, शर्व वर्मा। शर्व वर्मा जो थे, इनके बारे में हमको पता चलता है असीरगढ़ के किले से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से पता चलता है? असीरगढ़ के किले से पता चलता है। दरअसल असीरगढ़ के किले में हमको एक कॉपर सील मिलती है, जहां से इनकी जानकारी हमको मिलती है। हालांकि मौखारी वंश के जो संस्थापक थे वो ये थे, हरि वर्मा थे। कौन थे? हरि वर्मा इसके फाउंडर या संस्थापक थे। बट जानकारी हमें शर्व वर्मा की कहाँ से मिलती है? असीरगढ़ के किले से मिलती है, और कॉपर सील इंस्क्रिप्शन से उनके बारे में पता चलता है। ये भी पता चलता है कि ये बड़े दानी राजा थे शर्व वर्मा, वहीं से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज वाले क्षेत्र से बढ़ना चालू हुए थे और फिर मध्य प्रदेश तक आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शैल डायनेस्टी? शैल वंश का संस्थापक कौन थे? पृथुवर्धन, सौरवर्धन, श्रीवर्धन या जयवर्धन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीवर्धन। देखिए यहाँ पर डायनेस्टी की पूरी लिस्ट है। श्रीवर्धन पहले थे, उसके बाद उनके पुत्र पृथुवर्धन, उसके बाद सौरवर्धन, फिर जयवर्धन और फिर श्रीवर्धन द्वितीय। श्रीवर्धन द्वितीय को विंध्य का स्वामी भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। श्रीवर्धन द्वितीय विंध्य के स्वामी कहलाते हैं। तो दरअसल ये डायनेस्टी थी कहां पर, शैल डायनेस्टी? इनके बारे में हमको राघोली से, राघोली एक गांव है बालाघाट में। कहाँ पे? बालाघाट में। वहां से हमें इनके बारे में पता चलता है। और इनका मुख्य जो भाग था, क्षेत्र था, वो छत्तीसगढ़ में था, और मध्य प्रदेश के ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से उनके बारे में, शैल वंश के बारे में हमें पता चलता है। और ये 8वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी के क्या थे, ये डायनेस्टी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रहेगा शैल डायनेस्टी। क्लियर है। और फाउंडर हो जाएंगे श्रीवर्धन, और श्रीवर्धन द्वितीय ही क्या थे, विंध्य के स्वामी कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द किंग ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ महेश्मती ब्रांच? निम्नलिखित में से कौन कल्चुरी वंश महेश्मती शाखा का राजा नहीं था? कृष्णराज, शंकरगण, बुद्धराज या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये तीनों क्या थे, ये तीनों महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे। किसके? महेश्मती शाखा के, कल्चुरी के। दरअसल जो कल्चुरी राज्य था उसकी दो शाखाएं थी, एक थी महेश्मती और दूसरी थी त्रिपुरी। त्रिपुरी वाली बाद में बनेगी। जो महेश्मती शाखा थी उसके ये तीन प्रमुख राजा थे, कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों के नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कल्चुरी को, मतलब जो अर्ली कल्चुरी थे, उनकी राजधानी महेश्मती थी, महेश्मती पर उन्होंने अपनी राजधानी बना के रखा था। हालांकि बाद में जब प्रतिहारों से युद्ध होगा तो वो शिफ्ट हो जाएंगे और त्रिपुरी में अपनी राजधानी को ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी? मतलब त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वामराज देव, कर्ण, विजय सिंह या गांगेय देव? देखिए चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर है वामराज देव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हुआ क्या था कि इस डायग्राम से समझते हैं कि ये थे यहाँ पर चालुक्य। ठीक है, चालुक्यों का युद्ध हुआ था किससे? चालुक्यों का युद्ध हुआ था ये कलचुरी वालों से। तो कलचुरी की शुरुआत में राजधानी कहाँ पर थी? अभी हमने देखा कहाँ पर थी। कलचुरी की शुरुआत में राजधानी महेश्मती में थी। अब जब इनका युद्ध हुआ तो चालुक्यों ने इनको हराया। जैसे ही इनको हराया तो इन्होंने अपनी राजधानी महेश्मती से छोड़ के दूसरी जगह जबलपुर के पास त्रिपुरी में परिवर्तित कर ली थी। त्रिपुरी ले जाने वाले या संस्थापक कौन थे? वो थे वामराज देव, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लगभग लगभग 7वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिपुरी में जाके अपनी राजधानी को बना लिया था, स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ण जो थे वो सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे इसी डायनेस्टी के, जिनको हिंदू नेपोलियन भी बोला जाता है। इनको हिंदू नेपोलियन भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजय सिंह जो थे वो आखिरी थे, लास्ट रूलर थे त्रिपुरा ऑफ कल्चुरी के, ये आखिरी थे, लास्ट थे।
और जो गांगेय देव थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका युद्ध हुआ था परमार राजा भोज से, और भोज ने इनको युद्ध में हरा भी दिया था, है ना। तो याद रखिए कि गांगेय देव और भोज का युद्ध हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला ही क्वेश्चन आ जाता है हमारे परमार किंग भोज से। निम्नलिखित में से कौन परमार राजा भोज की कृति नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए समरांग सूत्र, युक्त कल्पतरु, शब्दानुशासन, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है नोटा, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्या है, वर्क्स है। देखिए समरांग सूत्र जो है ये बेसिकली आर्किटेक्चर पर वर्क है। ठीक है, युक्त कल्पतरु लॉ पर यानी विधि पर है, और शब्दानुशासन शब्द पर अनुशासन यानी ग्रामर से संबंधित इनका वर्क था। ठीक है, राजा भोज के अन्य साहित्यिक उपलब्धियां भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है भोज भोज प्रबंधम जो कि उनकी आत्मकथा है, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, और चारु चर्चा। ये तो अलग से हैं ही, और बाकी ये तीनों भी हमने देख ही लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके वर्क से क्वेश्चन आ सकता है, और कई बार आया भी है पीएससी के अदर एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और मेंस के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंदरिया महादेव मंदिर या टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? धंगदेव के द्वारा, गंडदेव के द्वारा, विद्याधर, या जय शक्ति के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्याधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खजुराहो के मंदिर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसने कौन सा मंदिर बनाया ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विद्याधर के द्वारा कौन सा बनाया गया, कंदरिया महादेव इनके द्वारा बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी और किस किसने कौन से मंदिर बनाए थे वो भी देख लेते हैं। धंग देव ने दो मेन मंदिर बनवाए थे, वो थे पार्श्वनाथ का और विश्वनाथ का। पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ, इनको याद रखिएगा, पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ के मंदिर बनाए थे। ठीक है, गंडदेव ने भी दो मुख्य मंदिर बनवाए थे, एक थे जगदम्बी और चित्रगुप्त का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, जगदम्बी और चित्रगुप्त, और चित्रगुप्त, ये दो मंदिर बनवाए थे। और विद्याधर ने मुख्यतः मेन कौन सा बनवाया था, कंदरिया महादेव बनाया था, जिसकी जानकारी हमको कुंडेश्वर ताम्रपात्र से मिलती है। कहाँ से मिलती है ये भी लिख लेते हैं अपन, तो ये भी फैक्ट आ जाएगा, कुंडेश्वर ताम्रपात्र से, ताम्रपात्र से हमको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कच्छप घाटी राजा महमूद गजनवी और चंदेल शासक विद्याधर के समकालीन था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वज्रदमन, बी मूलदेव, सी देवपाल, या डी कीर्तिराज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कीर्तिराज। चलिए देख लेते हैं इसको, एक बार समझ लेते हैं। दरअसल विद्याधर थे, और विद्याधर के ही समय कौन थे, महमूद गजनवी ने अटैक किया था। महमूद गजनवी के अटैक को रिपेल भी किया था किसने, विद्याधर के द्वारा, चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा किया गया था। इन दोनों के समय जो थे वो थे कीर्तिराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1015 से 1035 इस समय पर इनका जो था वो राज चला करता था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दरअसल कीर्तिराज के ही पुत्र थे मूलदेव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित फैक्ट समझिएगा। इनके ही कौन थे पुत्र थे, मूलदेव। देखिए ये कौन से राजा है, ये कच्छप घाती राजा है, या कछवाहा राजा है। और इनका जो क्षेत्र था वो दरअसल ये गोपांचल यानी ग्वालियर वाला, और मुख्यतः सिहोनिया यानी मुरैना, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिहोनिया यानी मुरैना वाला क्षेत्र इनका मुख्य क्षेत्र हुआ करता था। और इनकी जो जानकारी है वो हमको सास बहू मंदिर जो कि कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है, वहां के अभिलेख से हमको इनके बारे में मिलता है। अब देखिएगा मूलदेव के बारे में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सास बहू मंदिर से इनके बारे में, इनकी उपाधियों के बारे में मिलता है कि इनको भुवनपाल, इनको क्या क्या उपाधि दी गई थी, इनको दी गई थी भुवनपाल, और दूसरी जो उपाधि दी गई थी वो है त्रैलोक्य मल्ल, त्रैलोक्य मल्ल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है त्रैलोक्य मल्ल किसको उपाधि दी गई थी, तो उसका सही जवाब हो जाएगा मूलदेव। मूलदेव किसके कौन से वंशज के हैं, ये कच्छप घाती राजाओं में के है, वंशज में से एक है, जो कि कच्छप घाती राजाओं का जो ड्यूरेशन था वो तो 950 से लेके 1145 के आसपास, जो है 1128 के आसपास, 128 से और आगे तक का जो है उनका शासन देखने को हमको मिलता है, इनके शासन के बारे में पता चलता है।
ठीक है। महिपाल राजा इसके सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, यज्वपाल किंगडम ने अपनी राजधानी किस क्षेत्र को बनाया था? ठीक है। यज्वपाल ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैतुल, नरवर, त्रिपुरी या पद्मावती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नरवर, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। यज्वपाल डायनेस्टी। ठीक है। यज्वपाल राजवंश, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरवर का जो क्षेत्र था, मतलब ये वाला जो क्षेत्र था, नरवर का क्षेत्र, शिवपुरी वाला जो क्षेत्र था, वहां पर 1247 1247 यहां से इनका शासनकाल चालू होता है, ईसी से चालू होता है, नरवर से। और इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक चाहड़ देव थे। चाहड़ देव इसके संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और एक और चीज इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनको नरवर का यज्वपाल वंश भी बोला जाता है, क्योंकि नरवर क्षेत्र था, इसलिए इनको नरवर का यज्वपाल वंश भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्षेत्र याद रखिएगा, इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्न में से कौन नाग राजवंश की राजधानी थी? पद्मावती, क्रांतिपुरी, बोथ ए एंड बी, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नागवंशी जो थी, या जो नाग डायनेस्टी जो थी, ठीक है, नाग जो राजवंश था, इसके बारे में हमको, ये दरअसल 300 से 400 एडी में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे वृषनाथ। वो थे वृषनाथ, या वृषनाग भी बोलते हैं इनको। और इन्होंने ये डायनेस्टी चालू करी थी विदिशा से। कहां से? विदिशा से चालू की थी, प्रारंभ की थी। वो मेन क्षेत्र हुआ करता था। दरअसल जो नाग डायनेस्टी थी वो मथुरा की थी, वो मथुरा से रूल करती थी। बट मथुरा उत्तर प्रदेश से रूल करने के अलावा जब वो मध्य प्रदेश में आए तो उनकी दो शाखाएं बनी थी। एक थी पद्मावती, एक थी पद्मावती। पद्मावती माने, पद्मावती यानी अभी वर्तमान का पवाया यानी ग्वालियर वाला क्षेत्र, और उसी के आसपास वाला क्षेत्र आ जाता है क्रांतिपुरी, है ना। ये दो क्षेत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से कुटवार का जो क्षेत्र है ये बेसिकली वो वाला क्षेत्र हो जाता है। तो ये हैं दो मेन एरिया जो कि उन्होंने क्या बनाई थी, अपनी डायनेस्टी बनाई थी। और ये नाग वंश की ही एक रानी थी जिनका नाम था कुबेर नाग, जिनकी चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी करवाई थी गुप्त राजाओं में से। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नागवंश में ये दोनों राजधानियां क्रांतिपुरी और दूसरी पद्मावती। चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपसे क्वेश्चन बन गए होंगे, और हमने जो ढेरों सारे फैक्ट यहाँ पर देखे हैं, जल्द से जल्द आप उसको याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को चेक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।